हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 3 जनवरी 2023। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में, दूसरा होगा K9 वज्र आर्टिलरी के बारे में, तीसरा आर्टिकल होगा क्लाउड सर्विसेज के बारे में, चौथा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे क्या है ये। और पांचवा आर्टिकल होगा डीप फेक्स के बारे में, ये आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है, क्यों न्यूज में है, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट को छठा आर्टिकल होगा हाइपर ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये वर्ड आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, न्यूज में है, क्यों ये न्यूज में है इसको भी हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है सत्येंद्रनाथ बोस जी के बारे में। ठीक है, देखिए ये न्यूज में इसलिए आया है कि सत्येंद्रनाथ बोस की इस 1 जनवरी को हमने क्या 129वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई, जन्म दिवस मनाया सत्येंद्रनाथ बोस का। अब ये कौन है, इतने प्रोमिनेंट क्यों है, इनके बारे में हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में। सत्येंद्रनाथ बोस जी का जो जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ था। और कौन सी ईयर में हुआ था? 1894 में हुआ था। 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ये इनकी पिक्चर है। ठीक है, अब ये किस कंटेक्स्ट में जाने जाते हैं, ये इसके बारे में हमें जानना है। मेन तो इनका कंटेक्स्ट है कि भाई किस कंटेक्स्ट के बारे में, मतलब क्या इनकी उपलब्धि रही है कि जो ये इतने बड़े आदमी है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी खासियत क्या रही है। देखिए जब ये छोटे थे ना, तो इनके पिता जो थे वो एक अकाउंटेंट की जॉब करते थे, एक ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब करते थे। तो इनकी क्यूरियोसिटी को देख के क्या हुआ कि अर्थमेटिक में इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, इनकी इच्छा बहुत ज्यादा थी, ये क्वेश्चंस को सोल्व करते रहते थे। तो इनके पिताजी जो थे वो रोज इन्हें एक अर्थमेटिक की एक इक्वेशन, एक प्रॉब्लम को रोज दे देते थे कि लो बेटा इसको सोल्व करो, जब तक मैं शाम को आऊंगा तो इसे मुझे सोल्व करके दिखाना है। तो अब ये रोज उस इक्वेशन को सोल्व करते थे, उस क्वेश्चन को ये सोल्व करते थे। तो शाम तक ये जब इसके पिताजी आते थे, इनके पिताजी, तो शाम को ये सोल्व करके बैठे रहते, लो पापा ये मैंने सोल्व कर दिया। तो रोज ऐसा होता है। तो इनकी क्यूरियोसिटी, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बढ़ता चला गया, तो इनका एनकरेजमेंट इतना हाई हो गया, तो इन्होंने बाद में बहुत बड़ी बड़ी खोज की। ठीक है, तो इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इस फील्ड में बढ़ गई। और इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि इतनी कम एज में इन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल की। तो जब इनकी 15 साल की एज थी, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो ग्रेजुएशन की एज है, ग्रेजुएशन में हम क्या है कि आपका जो 18 ईयर्स या 21 ईयर्स जो होते हैं, तो तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं समझी जाती ना, 21 ईयर से पहले। तो उस टाइम पे क्या इतनी ये इनके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल था कि 15 साल की एज में इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री को, जो कि साइंस में इन्होंने करने की वो मतलब इनकी साइंस में रुचि बहुत ज्यादा थी, तो उनमें इन्होंने परस्यू करना शुरू कर दिया। और कहाँ से किया? प्रेसिडेंसी कॉलेज से। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही बड़ा कॉलेज है। इसका मतलब एक लेवल है कि यहाँ पे जो आपके बड़े बड़े लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोलकाता में। तो इन्होंने अपनी जो एमएससी की अगर हम डिग्री की बात करें कि जो मैथमेटिक्स में इन्होंने कंप्लीट की थी, 1915 में इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। तो ये तो इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हुआ। अब हम इनकी करियर की बात करते हैं कि रिसर्च में इनकी रुचि कैसे बढ़ी। हमने ये तो जान ही लिया कि इन्हें इन्हें जो शौक था, इनका एनकरेजमेंट था थोड़ा सा कि भाई चीजों को सोल्व करने में, मैथमेटिक्स में, साइंस में। तो अब इनका रिसर्च में कैसे बढ़ा? देखिए जब ये थे इस टाइम पे, 1915 के टाइम की बात है, जब ये अपनी बैचलर डिग्री को करके निकले, तो इनका रिसर्च का माइंड तो था। मगर उस टाइम पे क्या था, 1915 में आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। अब वर्ल्ड वार जब फर्स्ट चल रहा था, तो इंडिया में तो आपके इंग्लिश के जो आपके रिसर्च पेपर थे वो मतलब उतने नहीं थे जितने की मतलब एक होना चाहिए जिस फील्ड में इनके इंटरेस्ट था। तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी, यूरोपियन यूरोपियन जो कंट्रीज थी, वो रिसर्च बहुत ज्यादा कर रही थी उस टाइम पे। वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत सारी बड़ी बड़ी रिसर्च आई। ठीक है, तो अब जो रिसर्च हो रही थी, वो सारे रिसर्च पेपर जो पब्लिश हो रहे थे, वो तो यूरोपियन लैंग्वेज में थे, यूरोपियन यानी फ्रेंच में थे, जर्मन में थे। अब फ्रेंच जर्मन तो इनको आती नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया कि उन रिसर्च पेपर को इन्होंने मतलब
अपने लेवल पे पढ़ना स्टार्ट किया। तो इनके अंदर इतना इंटेलेक्चुअल लेवल आ गया कि इन्होंने फ्रेंच और जर्मन भी एक तरह से सीख ली अपनी खुद की मेहनत से। फ्रेंच और जर्मन इन्होंने सीख ली, और फ्रेंच जर्मन सीख के तो इन्होंने फ्रेंच जर्मन जब सीख ली तो उस जो रिसर्च पेपर, ये यूरोपियन रिसर्च पेपर को पढ़ रहे थे, उन्होंने इंग्लिश में इन्हें ट्रांसलेट कर दिया। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से क्या हुआ कि इनकी एक तो रुचि और बढ़ गई, इन्हें सुविधा हो गई, आसानी होगी, मतलब आसानी से, मतलब वहाँ की किस चीज की रिसर्च हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, वो आसानी से इसे समझने लगे। तो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में जो इनके रिसर्च पेपर वो जो पब्लिश हो रहे थे, उनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझना शुरू कर दिया। अब इनके अंदर नई स्किल डेवलप हो गई, तो अब उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी हो गए। यहाँ पे लिखा है ना कि न्यू स्किल कैम इन हैंडी फॉर देम इन 1919। तो 1919 में क्या हुआ कि इन्हें ये स्किल जो है बहुत फायदा पहुंचाने लगी। अब इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उन्हें शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि जो अब प्लैंक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, प्लैंक कांस्टेंट। तो इन्होंने प्लैंक कांस्टेंट की एक तरह से खोज कर दी। ठीक है, तो अब जब इन्होंने प्लैंक कांस्टेंट की खोज कर दी, तो उस तरह से इन्होंने, मतलब अब ये सोचा कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, इन्हें ये फेमस हो गए इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा आइंस्टीन को। उस वक्त के कंटेम्पररी जो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन थे। तो उन्होंने लेटर लिखा कि भाई मैंने ऐसे किया कि मैंने प्लैंक कांस्टेंट की खोज कर दी है, और मैं इस पे आगे रिसर्च करना चाहता हूँ। तो 2 साल बाद, अब इन्हों सॉरी ये यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेपर थे, उन पे भी इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, और उनके रिसर्च पेपर को इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो 2 साल बाद इन्होंने आइंस्टाइन को लेटर लिखा कि कि भाई मैं जो हूँ आपके साथ काम करना चाहता हूँ। लेटर इन्होंने जब आइंस्टाइन को लिख दिया, और उसी टाइम पे यहाँ के ढाका यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत हो गए थे, कि यानी फिजिक्स डिपार्टमेंट में अपना, मतलब टीचिंग कर रहे थे। ठीक है, तो अब इनके फिजिक्स में इतने कंट्रीब्यूशन हो गए थे, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट का ही इनकी खोज होगी, इतने कंट्रीब्यूशन हो गए थे, इन्हें इंडिया में तो फेम मिल ही गया था। अब इन्हें चाहिए था कि वर्ल्ड वाइड फेम चाहिए था, मतलब फेम के भूखे नहीं थी, मगर इन्हें रिसर्च करनी थी। और इतनी सुविधाएं तो इंडिया में थी नहीं, क्योंकि उस वक्त तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो इन्होंने आइंस्टाइन को जो लेटर लिखा, अब आइंस्टाइन को जब इन्होंने 1924 में लेटर लिख दिया, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इनकी उपलब्धि को देखकर तो आइंस्टाइन ने इन्हें अपने पास बुला लिया कि आओ, कि आप मेरे साथ मिलकर रिसर्च करो। जब ये आइंस्टाइन के साथ मिलकर रिसर्च करने लगे, तो इन्होंने आइंस्टाइन और बोस, ठीक है, एक इक्वेशन जिसे हम आइंस्टाइन बोस के आपका स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम इसे देखेंगे कि क्या इन्होंने ब्रेक थ्रू वो किया। तो आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इन्होंने इजाद कर दी। तो जिसे हम ऐसे लिखते हैं, FBE 1, यहाँ पे लिख दे FB, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर कुछ समथिंग, यहाँ पे वैल्यू RT, इस टाइप से समझो, R और T माइनस आपका 1। तो ये जो आपका फंक्शन था, ये आइंस्टाइन बोर्न स्टैटिस्टिक्स कहलाता था ठीक है, अब यहाँ इतनी बड़ी इन्होंने खोज कर दी आइंस्टाइन के साथ मिलकर, तो इनका तो अब जाहिर सी बात है इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई हाई ही होगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जो इन्होंने इक्वेशन इजाद की, तो अब यहाँ से एक थ्योरी डेवलप हो गई। थ्योरी क्या डेवलप हो गई कि जो आज हम इनकी जो थ्योरी पढ़ रहे हैं कि भाई कोई फंक्शन मान ली, फंक्शन 1/a e⁻RT−1। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। तो इसमें क्या है कि कोई भी पार्टिकल जो आइंस्टाइन बोस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, उसे हम बोसोन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने बड़े बोसोन पार्टिकल का आपने नाम सुना होगा। तो बोसोन पार्टिकल की डेफिनेशन यहाँ से क्या दी जाती है कि आइंस्टाइन बोस स्टैटिस्टिक्स को जो फॉलो करता है, जो भी पार्टिकल फॉलो करता है, उसको हम बोसोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी, इन्होंने इसे वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश, इनकी, मतलब इनके नाम को वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश कर दिया, बड़े साइंटिस्टों में इनका नाम लिया जाने लगा। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो इन्होंने काम किया, वो कौन कौन से, जैसे कि डेवलपिंग द फाउंडेशन फॉर बोस स्टैटिस्टिक्स, थ्योरी ऑफ बोस कंडेंसेट। तो इस तरह के इन्होंने कुछ बड़े वर्क किए इस फील्ड में। ठीक है, अब जो बोस के साइंटिफिक पेपर्स थे, उनमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया, किस किस फील्ड में दिया, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इन्होंने काम किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनोस्फीयर, जो हमारा आयनोस्फीयर है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने काम किया, उस पर रिसर्च पेपर पब्लिश किए। और एक्सरे
क्रिस्टलोग्राफी और थर्मो इल्यूमिनेसेंस के ऊपर इन्होंने थ्योरीज दी, उसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश किए। और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में इन्होंने काफी रिसर्च की। उसके ऊपर इनके पेपर जो पब्लिश हुए हैं वो अतुलनीय है, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन फील्ड में। अब बोस को तो भाई जब प्लैंक कांस्टेंट की इन्होंने स्थापना की दी थी 1924 में, और हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटम या क्वांटा, ठीक है, तो इसलिए इन्हें वर्ल्ड वाइड मत खोज ने इन्हें फेमस बना दिया, ठीक है। तो ये हमने बोस के बारे में जाना, इनके रिसर्च के बारे में जाना। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है K9 वज्र। अब ये न्यूज में क्यों आया है? देखो, K9 वज्र आर्टिलरी जो है ये एक तरह का ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब यहाँ पे है कि इसे बाहर से कोई एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ती कि आपके एम्यूनिशन को प्रोपेल करने के लिए। इसके अंदर ही इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है जिससे ये सेल्फ प्रोपेल्ड कहते हैं, अपना आप ही खुद से प्रोपेल्ड करता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही जानना, हमें उसके अंदर नहीं जाना, क्योंकि अंदर टेक्निकलिटीज में तो हमें जाना नहीं, क्योंकि इस पर ऊपर हमें पीएचडी तो नहीं करनी। इसके ऊपर तो क्वेश्चन सिंपल इतना ही पूछा जाएगा, ये किस क्लास से है, कहाँ से इसकी हमने टेक्नोलॉजी ली है, ये किस कंपनी ने इसे डेवलप किया है, तो ये है। तो अब हम इसके बारे में जानें कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि इनका और नए 100 और नए K9 वज्र जो हाइजर आपकी आर्टिलरी है इनको प्रोक्योर्ड किया है, ठीक है। अब प्रोक्योर्ड किया है वो अब इंडिया में ही ये बनाए गए। किसने बनाए? एलएनटी ने बनाया। एलएनटी कौन सी कंपनी? अपनी इंडियन कंपनी लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। मगर टेक्नोलॉजी हमने कहाँ से ली है? साउथ कोरिया से ली है, ठीक है। तो आपकी कोरियन टेक्नोलॉजी है। तो जो के वर्ड, ये समझो के वर्ड से कोरियन है, क्योंकि उनके पास पहले भी K9 जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो जैसे कि कहाँ पे गया, मैं दिखाता हूँ अभी एक सेकंड। कहाँ है? हाँ, के नाइन थंडर ये क्लास है K9 की, जो आपकी कोरियन आपकी हाउजर आर्टिलरी है उसकी क्लास है। तो उन्होंने K9 थंडर वो बना के रखा हुआ था हनावा डिफेंस ने, जो कि आपकी साउथ कोरिया की कंपनी डिफेंस डिपार्टमेंट, हनावा डिफेंस, तो उन्होंने बना के रखा था। मगर हमने क्या बनाया? तो उसी की तरह पे, उसी की आपकी बैकग्राउंड पे बना दे K9 वज्र। क्योंकि वज्र जो है, वज्र हिंदी में क्या होता है कि आपका हथियार होता है, वार करने वाला हथियार होता है, ठीक है। तो इसलिए ही एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हथियार होता है, तो उन्होंने थंडर बनाया। तो हमने क्या ना K9 वज्र अपना नाम दिया, इंडियनाइजेशन इसे किया, इसका इंडियनाइजेशन किया क्योंकि वज्र नाम डाल के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये पिक्चर आप देख ही रहे होगे। तो अब हम जान लेते हैं, कंटेक्स्ट हमने जान लिया, वो जान लिया कि भाई ये हम प्रोक्योर कर रहे हैं 100 एक्स्ट्रा और प्रोक्योर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं थे, और प्रोक्योर कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा कि प्रोक्योर क्यों किया जा रहा है? देखिए, अगर देखा इसके जाए तो एक तो इसकी रेंज, क्योंकि अगर इसे हम प्रोक्योर करते हैं तो ये एक लॉन्ग रेंज की आपकी आर्टिलरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो, आप जानते हैं कि मई में जो आपका ये जो लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पे जो आपका वो हुआ था, क्या नाम, लड़ाई, मतलब एक एक तरह का क्लैश हुआ था चाइना के साथ हमारा यहाँ पे गलवान वैली में, ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए, ध्यान में नजर रखते हुए कि एक लॉन्ग रेंज की हमें एक ऐसा हाउचर कुछ इस तरह का चाहिए था, हमें आर्टिलरी चाहिए थी, ठीक है, लॉन्ग रेंज की। एक्चुअली इनिशियली तो बनाया इसे उसके लिए गया था, डेजर्ट के लिए बनाया गया था, ठीक है, डेजर्ट के लिए बनाया गया था। मगर अब हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कहाँ पे? माउंटेनियस रेंज में। माउंटेनियस रेंज कहाँ पे है हमारी? कि जो आपका ईस्टर्न लद्दाख वाला एरिया है। तो अब दो चीजें यहाँ से सर्व हो जाती है, एक तो हमारी जो चाइना से थ्रेट है वो सर्व हो जाएगी, दूसरा हमें लॉन्ग रेंज की आपकी आर्टिलरी मिल जाएगी, इजाफा हो जाएगा हमारी एम्यूनेशन में, ठीक है। तो जो हमारी टेंशन क्रिएट हो रही है, टेंशन उभर के आ रही है, राइज हो रही है कहाँ पे? ईस्टर्न लद्दाख में, जो 2020 में भी हुआ था, और टाइम टू टाइम ही चाइना के साथ एलएसी पे क्लैश होता रहता है। क्योंकि चाइना ने क्या है कि बहुत ज्यादा बिल्डअप, मैसिव बिल्डअप क्रिएट कर लिया है उसने वहां पे, वो आपके टाउन बना दिए है, इस तरह की आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता जा रहा है, जिससे कि हमारे लिए थ्रेट ज्यादा बढ़ती जा रही है। मगर इंडियन जो आपकी आर्मी है, इंडियन जो आपके वो आपके फाइटर्स है, वो बड़ा ही एकदम बी फिटिंग आपका रिप्लाई देने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। तो उनके, हमारे इंडियन जो डिफेंस है उसके पास इस तरह के हथियार, इस तरह के एम्यूनेशन है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब बड़ी
अच्छी तरह से वो देता रहा है और देता रहेगा। ठीक, तो आपका ये बैकग्राउंड हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम प्रोक्योर कर रहे हैं 200। अब इसकी हमने परफॉर्मेंस देखी। अब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही इसकी यहाँ पे लद्दाख में भी, तो हमने 200 और एडिशनल गन्स को प्रोक्योर करने का सोचा। ठीक है, अब इसका इंडक्शन हुआ, धनुष का इंडक्शन हुआ, K9 वज्र का कर रहे हैं, M777 का कर रहे हैं, जो अल्ट्रा लाइट हाउसर है। अब अल्ट्रा लाइट मतलब बहुत ही हल्के और बहुत ही आपके लॉन्ग रेंज के ये आपके आर्टिलरी है। ठीक है, जिससे कि हमारी रीच बढ़ा देगी, यानी कि हमारी रीच बढ़ जाएगी कहाँ तक, एक लॉन्ग रेंज की हम रीच, यानी कि आपका जो डिस्टेंट इनकी पोस्ट है, क्या नाम, चाइना की, तो वहां तक इसकी रीच होगी। तो आप ये यहाँ पिक्चर में आसानी से समझ सकते हो। ये आपका पेंगोंग सो लेक है, यहाँ पर देख रहे होगे। ये आपकी जो डॉटेड ब्लू लाइन है ये आपकी LAC है, और जो आपकी डॉटेड ये रेड रेड लाइन है ये आपकी LOC है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, और ये आपका इंडिया वाला हो गया। ठीक है, इंडिया का रीजन हो गया, और चाइनीज इनकर्जन यहाँ तक आ गया है। ठीक है, ये वाला चाइनीज इनकर्जन है यहाँ पे। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में देखा, गलवान में देखा, ओल्डी बैग वाला जो आपका एरिया इधर आपका देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब K9 वर्ज की थोड़ी सी स्पेसिफिक जान ले। 155 लॉन्ग और 52 कैलिबर की टेक्सटाइल प्रोपेल्ड हाउविट्जर है, जो कि किसकी तरज पे बनाया गया, किस किस पे बेस्ड है इसका डिजाइन, K9 थंडर पे। और K9 थंडर किसका आर्टिलरी है, हनवा का। हनावा बोल दो, हनवा डिफेंस का, ये इनकी साउथ कोरियन एक कंपनी है। ठीक है, उनका डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया। K9 वर्ज जो है किसके लिए, डेजर्ट के लिए बनाया गया था, जो जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया, मगर अब इसे हमने माउंटेन में भी डिप्लॉयड कर दिया है। ठीक है, और इसकी ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी ये बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये ओल्डी बैग आपकी रेंज है, यहाँ पे ये हमने रोड बनाया है। ये काफी हाइट पे, इससे ये आपकी आपकी जो पोस्ट है ना, इसकी चाइना की आसानी से दिख जाती है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल हमारा क्लाउड सर्विसेज के बारे में। अब ये न्यूज में क्यों है, देखिए क्लाउड सर्विसेज का आपने नाम सुना होगा। क्लाउड सर्विसेज क्या है, क्लाउड सर्विसेज न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टअप का एकदम बड़ा, बहुत भयंकर और बहुत ही मैसिव कल्चर इंडिया में डेवलप हो गया। अब जो ये मैसिव कल्चर है स्टार्टअप, आप डे पर डे रोज इजाद हो रही है, बड़ी बड़ी स्टार्टअप इजाद हो रही है, और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मगर वो ज्यादा आपकी किस पे कंसंट्रेट कर रही है, क्लाउड सर्विसेज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड सर्विसेज में ज्यादा फोकस कर रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो आपकी टेक्नोलॉजी है उन पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो आपने ये देखने को मिला पार्लियामेंट में, आपका ये बोला गया कि भाई आखिरी के 5 साल में, लास्ट 5 साल में जो स्टार्टअप इजाद हुई है वो 452 थी 2016 में, और जो अब 2022 में 84,000, सॉरी, ये 5 साल की बात कर रहे हैं हम, ये 2016 में 452 थी, और 2021-22 में आपकी 84,012, यानी कि 84,000 स्टार्टअप क्रिएट हो चुकी है। इतनी स्टार्टअप इंडिया में क्रिएट हो चुकी है। ये आपका थर्ड लार्जेस्ट नंबर मान लीजिए, कि पहली आपकी यूएसए में, फिर चाइना में, और उसके बाद इंडिया में। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट नंबर आपका इंडिया स्टार्टअप देने वाला, वर्ल्ड को देने वाला, क्रिएट करने वाला कंट्री बन चुका है। अब यहाँ पे आप क्लाउड की बात करें तो जितनी भी सारी ये आपकी स्टार्टअप्स है वो किस पे बेस्ड है, वो क्लाउड सर्विसेज पे, क्लाउड सर्वर्स पे वर्क करती है, डाटा स्टोरेज की पे काम करती है, ऐसी आपकी सर्विस देती है। देखिए, अब बहुत बड़ी-बड़ी मान लीजिए बड़े ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत बड़ी रैम चाहिए, रोम चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, तो अब वो इतना तो आप खरीदोगे नहीं, इतना इतना पैसा तो लगाओगे नहीं कि अपना सिस्टम को वो करने में, इस्टेब्लिश करने में। तो क्या करते हैं आप, इन्हें सर्विस को उधार लेते हो, किराए पे लेते हो, कि आपके सर्वर्स है, इस तरह की ऐसी साइट्स है, जो आपकी इस तरह की ऐसी कंपनीज है जो इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं को क्लाउड सर्विसेज बोला जाता है। तो वो क्लाउड सर्विसेज आप एक तरह से रेंट पे लेते हो कुछ टाइम के लिए, आप अपना काम करते हो और आपका काम हो जाता है। तो यही क्लाउड सर्विस, जैसे कि आपका सर्वर प्रोवाइड करेगी, आपका हाई क्वालिटी का सर्वर, हाई प्रोसेसिंग सर्वर, ठीक है, हाई स्पीड सर्वर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपका डाटाबेस, आपको डाटाबेस की सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एक नेटवर्क प्रोवाइड करती है, हाई क्लास नेटवर्क प्रोवाइड करती है। आपके ये आपके फिजिकल वो भी प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, आपका हाई क्वालिटी का इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और ये आपके एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करती है। तो यही इसमें बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्लाउड सर्विसेज क्या है, क्लाउड सर्विस यहाँ पे देख लो कि आपकी नोटबुक,
ठीक है, एक तरह का सिस्टम प्रोवाइड करेगी, नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, डाटाबेस प्रोवाइड करेगी, सर्वर प्रोवाइड करती है, पीसी प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल, ये इससे कनेक्टेड है। ये टू एंड फ्रो सर्विसेज होती है, यानी कि ये आपका डाटाबेस का ट्रांसफर टू एंड फ्रो होता है, ये है इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज क्या है, ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का आपका एक तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये किसके, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के द्वारा होस्ट किया जाता है, ये इसमें बोला गया है। अब ये क्या फैसिलिटेट करता है, ये आपका डाटा का जो यूजर डाटा है उसका फ्लो को फैसिलिटेट करता है। वो कौन कौन सी फ्लो, मतलब कौन कौन सी ये होती है आपका जो यूजर डाटा होता है, वो जो क्लाइंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, सर्वर हो गया, टैबलेट्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, और किसके थ्रू होता है, सब इंटरनेट के थ्रू होता है। और किसे प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडर्स के जो सिस्टम होते हैं उसे प्रोवाइड किया जाए, टू एंड फ्रो, यानी कि एंड बैक। तो आपने इधर प्रोवाइड कर दिया और फिर बैक इधर प्रोवाइड हो गया। ये डाटा का आदान प्रदान क्या है, ये देसी भाषा में, सीधी भाषा में, बेसिक भाषा में बोले तो डाटा का आदान प्रदान है। किसके थ्रू, जैसे नोटबुक और आपके क्लाउड सर्विसेज के थ्रू, नेटवर्क और क्लाउड सर्विसेज के थ्रू, डाटाबेस और क्लाउड सर्विसेज, सर्वर और क्लाउड सर्विसेज के थ्रू टू एंड फ्रो का डाटा का आदान प्रदान है। ठीक है, क्लाउड सर्विस ये आपका एक नेटिव एप्लीकेशन, यानी कि आपका पहले ही आपके नेटिव एप्लीकेशंस को प्रमोट करती है, और ये आपकी वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीन टाइप की आपकी सर्विसेज होती है, एक सास, पास, आस, आज, आयास बोल दो। ठीक है, सास सर्विस कैसी होती है, पास सर्विस कैसी, सास सर्विस में आपकी जैसे वेब ब्राउजर की सर्विसेज आपको मिलेगी, पास सर्विसेज में आपकी क्या मिलेगी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे डेवलपमेंट ऐसा एनवायरनमेंट की आपकी क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आपकी लैंग्वेज, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जा सकता है, फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इधर डाटा स्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। और जो आईएएस है आपकी, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। ठीक है, ये आपका जैसे कि कंप्यूटर सर्वर्स आपका, ठीक है, डाटा सर्वर्स होंगे, ठीक है, स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, डाटा बैलेंसर की प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे ये सब इस पिक्चर में यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या करता है कि आपको सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीपीयू आपको मेमोरी आप रेंट पे ले सकते हो, रैम मेमोरी पे ले सकते हो, जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ये आपकी ऑनलाइन रेंट पे मिल जाएगी। रेंट पे मतलब कुछ टाइम के लिए, मान लो आपको आपको कोई प्रोग्राम रन करना है और आपके पास उतनी रैम नहीं है, ना रोम है, ना जीपीयू है, तो आप क्या, ऑनलाइन आपकी जो सर्वर्स है वहां से आप क्या कर सकते हो, रैम पे करो और उसे आपका रेंट पे ले लीजिए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब यही सब बोला गया है कि इसमें क्या है कि भाई आपका accomplish थ्रू वर्चुअलाइजेशन एंड वर्चुअल मशीन्स, कि आपकी जो क्लाउड सर्विसेज है क्या है, वर्चुअल सर्विसेज है, आपको ये वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आपकी ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर रैक स्पेस का। रैक स्पेस क्या करता है, ये आईएस सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगला आर्टिकल हमारा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के बारे में। देखिए अभी क्या है कि इंडिया के कहने पे, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया को G20 की आपकी प्रेसिडेंटशिप मिली हुई है, तो इंडिया का रसूख वर्चस्व वर्ल्ड में बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये समझिए कि इंडिया के कहने पे यूनाइटेड नेशंस ने 2000, जो वर्ष 2023 है, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया हुआ है। अब इंडिया का विजन क्या है इसके बारे में जानते हैं कि इंडिया का ये इनिशिएटिव है, इंडिया के इनिशिएटिव मैं आपको बता चुका हूँ, 2023 को मिलेट घोषित किया कि पीपल्स का मूवमेंट होना चाहिए, कि आदमी के इस लेवल पे काम करे, उनके अंदर इस तरह की जागरूकता हो, उस तरह की उसके अंदर मतलब वो वार वार लेवल पे काम करे, कि जिससे कि मिलेट्स का कंज्यूमशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, कि इंडिया को ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स बनाया जा सके। ईयर 2023 में इंडिया को ग्लोबल हब फॉर द मिलेट बनाने का एक तरह का इंडिया का विजन है। ठीक है, पीपल्स के अंदर इस तरह का मूवमेंट लाया जा सके, इस तरह का कल्चर डेवलप किया जा सके, ताकि वो मिलेट्स का कंज्यूमशन ज्यादा से ज्यादा करे। अब मिलेट्स का कंज्यूमशन ज्यादा से ज्यादा करने का मतलब यही है कि ये एक तो प्रोटीन युक्त होती है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि हमारे पास तो यंग जनरेशन ज्यादा है, उनके अंदर अगर ये चीज ज्यादा होगी तो वो हेल्दियर होंगे, मोर हेल्दियर होंगे, बीमार कम पड़ेंगे। तो इसी वजह से ये आपका
इंडिया का जो विजन है, इंडिया का जो इनिशिएटिव है, ये बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल क्रॉप की। ये ट्रेडिशनल क्रॉप है, तो इसका आपका रेफरेंस आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस टाइम पे भी ये चीजें, इंडस पीपल आपका ये चीजों को ग्रो करते थे, उगाते थे, खाते थे, क्योंकि इसके प्रूफ तो मिले हुए हैं, हमें रेफरेंस मिला हुआ है, तो मिलाते थे। मगर इसका कंज्यूमशन आज के टाइम में बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया। वो क्यों? जैसे आपने पहले घरों में देखा होगा, आपके घरों में पहले ज्वार बाजरा की रोटी बनती होगी। आपकी जो माताएं, जो घर में माताएं बहनें होती थी, बाजरा की ज्वार की रोटी बनाती थी पहले, क्योंकि गेहूं तो इतना पैदा नहीं किया जाता था, राइस इतना पैदा नहीं किया जाता था। ये तो पिछले 25-30 सालों में बहुत ज्यादा पैदा किया जाने लगा, जब से हरित क्रांति आई है। तो अब, कि पहले तो यही बनता था, मगर ये क्यों इतना इसका यूज कम होता जा रहा है? इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि जब आपने देखा होगा कि गेहूं के मुकाबले ज्वार बाजरा की रोटी थोड़ी उतनी, मतलब कोहेसिव नहीं होती। ठीक है, मतलब ये अब इतनी, मतलब वो सॉफ्ट नहीं होती है, टूट जाती है, ब्रेकेबल होती है, और बहुत देर तक मतलब गर्म नहीं रह पाती, खाने में उतना टेस्ट नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका ये डिप्लीशन होता जा रहा है, लोग इसकी तरफ कम मतलब रुझान रखते हैं, तो यही एक कारण है। ठीक, और भी कई सारे कारण हैं, मगर एक कारण ये है। तो अब इसका हम जानते हैं कि इंडिया जो है कहाँ स्टैंड करता है, इसकी मतलब कितना ग्रो करता है। जो मिलेट है, ये पहली क्रॉप थी जो डोमेस्टिकेटेड की गई थी इंडिया में। ठीक है, पहले यही हम ग्रो करते थे सबसे ज्यादा। मगर इंडस ओ अब यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और इंडिया में मिलेट्स जो है आपकी खरीफ क्रॉप के रूप में उगाई जाती है। और क्योंकि ये पानी का इसका कंज्यूमशन कम होता है, इनपुट्स कम देने पड़ते हैं, इसलिए बहुत अच्छी क्रॉप ये मानी जाती है। मगर इसका आपका जो कंज्यूमशन अब कम होता जा रहा है, ये डिप्लीट होती जा रही है ज्यादा है, आपका राइस का और आपका व्हीट का। ठीक है, इसका कंज्यूमशन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि मिलेट्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो मिलेट्स है, ये एक आपका लिवलीहुड को प्रमोट करता है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी ज्यादा होती है। और हमारा तो यूएन का भी वो है ना, ये तो एजेंडा गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके अंदर पुअर्टी को, हंगर को हमें निपटाना है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रमोट करना होगा, तो उसमें भी है, तो उसके अंदर भी मिलेट्स का जिक्र है। ठीक है, अब अप्रैल 2018 में न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया गया था, मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया गया था इनको प्रमोट करने के लिए। तो 2018 नेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स इसे घोषित किया ही हुआ है। ग्लोबल लेवल का अगर मार्केट की बात करें, कि जो इसकी 4.5% इसकी जो थी सीएजीआर आपकी रजिस्टर की गई है 2021 से 26 के बीच में, तो 2021 से 26 के बीच में प्रोजेक्टेड की गई है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की बात करें, इंडिया जो है 1/5 जो है ग्लोबल वर्ल्ड का, जो आपका वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन होता है, उसका 1/5 इंडिया आपका वो करता है प्रोडक्शन। 2003-4 से 2021-20 के बीच में लगभग कितने साल हो गए आपके? इसके हो गए 19-20 साल हो गए। तो इसमें इंडिया का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हुआ है, लगभग 16% डिक्रीज हुआ है। और जितना हम आपका प्रोड्यूस करते हैं, ये आपका मिलेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें 90% तो सिर्फ बाजरा, ज्वार और रागी ही होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम हम फोकस करते हैं टोटल जो बास्केट है मिलेट्स की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है टोटल, कि 21.3% से आपका 15.9% पे आ गया 21-22 में। ठीक है, ये अलग अलग दिखाया गया है। ये आपका रेड वाला टोटल हो गया, ब्लू वाला बाजरा हो गया, तीसरा आपका ज्वार हो गया, और ये आपका वायलेट कलर में जो आपको दिख रहा है, ये आपका रागी का हो गया। तो इसमें ये आपका डाउनफॉल दिखाया गया, किस तरह डाउनफॉल होता जा रहा है। अब इसके सिग्निफिकेंस यही है, क्योंकि आपके मिनरल्स, विटामिन और फाइबरी डाइट्स मिलती है आपको, क्योंकि एज कम्पेयर टू राइस और व्हीट, क्योंकि राइस और व्हीट तो ज्यादा वाटर कंज्यूम करती है, सीजनल है। मगर ये क्या है, इसमें ज्यादा विटामिन, ज्यादा मिनरल्स और फाइबर ज्यादा होता है, ये हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी है, तो इन्हें प्रमोट करना बहुत अच्छा रहेगा। ये हेल्थियर है, क्योंकि इसमें आयरन, जिंक और प्रोटीन बहुत हाई लेवल में होता है। और ये आपकी जो न्यूट्रिशनल हंगर होती है, जो हिडन हंगर है, हिडन हंगर मतलब वो हंगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं कर पाती है, जो बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उस वजह से जो बीमारी क्रिएट होती है, जो हंगर है, वो हिडन हंगर कहलाती है। ठीक है, ये क्लाइमेट को भी आपका फाइट करने में काम आती है, अगर आप इसकी प्रोडक्शन करोगे। कैसे?
क्योंकि आपकी ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप क्योंकि पानी की से ज्यादा जरूरत नहीं होगी, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, ये सूखे को भी आपका बियर कर सकती है। अब अगला आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा डीफेक के बारे में। देखिए आपने डीफेक का नाम सुना होगा। इस वर्ड का नाम काफी बार न्यूज में आता है। क्यों न्यूज में आता है? ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर को देखिए। आपको ये पिक्चर जानी पहचानी नहीं लग रही होगी, मगर मगर ये पिक्चर आपकी जानी पहचानी है। तो ये पिक्चर किसकी है? ये हॉलीवुड एक्टर है टॉम क्रूज। ठीक है, काफी फेमस एक्टर है। ये दो पिक्चर आप देखिए। ये पिक्चर आपकी किसकी है? ये पिक्चर नो डाउट आप जानते होंगे, ये आपकी इलोन मस्क की है। और ये पिक्चर आपकी किससे मिलती जुलती है? ये पिक्चर आपकी निकोलस के, जो आपके बॉलीवुड के फेमस एक्टर, उनसे मिलती जुलती है। तो आप यहाँ पे दोनों में काफी सिमिलैरिटी देख रहे होंगे। इन्होंने देखो टी शर्ट पहनी हुई है, हेयर का कलर, हेयर की स्टाइल सेम है। अब ये पिक्चर को चेंज कर दिया गया है डी फेक की मदद से, इसे बना दिया टॉम क्रूज बना दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ इलोन मस्क को चेंज कर दिया गया इस हीरो की फॉर्म में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये वाला आदमी कुछ गलत काम करता है तो वो कैसे हमें वो लगेगा कि टॉम क्रूज वो गड़बड़ कर रहा है। अगर ये इलोन मस्क कुछ वो ये वाला ये आदमी कुछ करता है तो हमें लगेगा कि इलोन मस्क ने ये बात कही है, इलोन मस्क ये काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, एक हवा क्रिएट करना है किसी चीज का, डिस इन्फॉर्मेशन को, होक्स, झूठी खबरों को फैलाना है किसी के को, किसकी मदद से? कि डिजिटल मीडिया की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डिजिटल मीडिया की मदद से, कि झूठी खबर को फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना ही आपका डीप फेक कहलाता है। ठीक है, ये एक तरह का टैक्टिक्स है वारफेयर की, टैक्टिक की इंफॉर्मेशन वारफेयर है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि ये सोशल डिस्कॉर्ड को, सोशल डिसहार्मोनी को इंक्रीज करता है, पोलराइजेशन को बढ़ाता है, और आपका इलेक्शन, जो आपके जहां पर डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, वहां पे इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये आपका डीप फेक का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब डिजिटल मीडिया जो है, जैसे डिजिटल मीडिया में आपकी वीडियो भी आएगी, ऑडियो भी आएगी, इमेजेस आ जाती है। इनको एडिट करके, इनको मैनिपुलेट करके, इनको डॉक्टर्ड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा दिखाया जाता है कि कोई बिग पर्सनैलिटी, बिग सेलिब्रिटी वो उस चीज को एम्ब्रेस कर रही है, वो उस चीज को एंडोर्स कर रही है। जैसे कि मान लिया जाए इलोन मस्क ये कह दे कि कल को जो है मैं इतने बिलियन डॉलर, मतलब इतने 100-200 बिलियन डॉलर मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कि भाई आपकी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कल को ही आपका किसका वो बिटकॉइन का प्राइस बहुत हाई हो जाएगा। तो प्राइस हाई हो जाएगा तो किसको फायदा पहुंचेगा? इस आदमी को फायदा पहुंचेगा। कहा एक्चुअल में इसने है, मगर आपका दिख कैसा रहा है कि इलोन मस्क ने कहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, कि इस चेहरे को, इसके चेहरे पे इलोन मस्क का चेहरा लगा दिया गया है। तो कहेगा ये कोई, मतलब बड़ी पर्सनैलिटी हुआ, या कोई ऐसा बिजनेस टाइकून बोलेगा, या कोई आम आदमी बोलेगा, इसमें कोई भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो सकता है कि जो कि आपका सहारा ले सकता है, बिग पर्सनैलिटी का सहारा ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि यहाँ पे इन्फ्लिक्ट हार्म को, या तो इंटेंशन क्या रहती है, या तो किसी को नुकसान पहुंचाना, या शेयर मार्केट को डाउन करना, या बहुत बड़े गेन को वो करना, मतलब बहुत बड़ा गेन लेना। तो इस तरह का होता है, किसी इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाना, या किसी इंडिविजुअल को, जैसे कि हीरोइन होगी, कोई एक्ट्रेस है, और उस एक्ट्रेस का न्यूड वीडियो या न्यूड फोटो अपलोड कर दिया जाए सोशल मीडिया पे, तो ये डीफेक मीडिया का एक पार्ट है। डीफेक मीडिया का यही काम है। तो इसे हम ये इस तरह से बोल सकते हैं, सिंथेटिक मीडिया कंटेक्ट होता है। सिंथेटिक मतलब जो बनाया गया और डॉक्टर किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो क्रिएटर्स है डीफेक के, कौन कौन हो सकते हैं? पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन में इन्हें फायदा लेना होता है। गवर्नमेंट एजेंसी होती है, सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टेक एक्सपर्ट होते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, उसके एक्सपर्ट होते हैं, वो काम कर सकते हैं। विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट हो सकते हैं, जो विजुअल इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि उनका ही तो ये काम होता है ना, कि किसी के चेहरे को कैसा बनाना। और या कोई सिंपल आदमी भी हो सकता है जो एक्सपर्ट हो इन चीजों में। इसके बेनिफिट यही होता है कि इसका, मतलब क्या बेनिफिट है डीफेक्ट्स की, कि इजीली एक्सेसिबल है, एजुकेशन आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगी, फिल्म प्रोडक्शन में काम आता है ये। ठीक है, ये क्रिमिनल फोरेंसिक्स में काम आता है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देने में काम आता है। जैसे कि अब सोच के देखिए, हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर है रहे हैं, जैसे कि वो विलेन रहे हैं, मगर बहुत बड़े एक्टर है अमरीश पुरी। अगर कोई ऐसा आदमी जो अमरीश पुरी के चेहरे से रिजेंबल करता है,
और उसके चेहरे को डीप फेक की मदद से अमरीश पुरी का चेहरा और वो आवाज को मॉडिफाई कर दे और मॉड्यूलेटर की वजह से, तो हम आज भी अमरीश पुरी को जीवन करके उनके साथ पिक्चर क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो पिक्चर बनाई जा सकती है। ठीक, अब इसके रिस्क इन्वॉल्व क्या है कि भाई किसी की रेपुटेशन को आपका डाउन करना, ठीक है, एविडेंस को फैब्रिकेट करना, फ्रॉड करना पब्लिक के साथ और किसी के ट्रस्ट को अंडरमाइन करने में इन चीजों का उपयोग किया जा सकता है। इसके इश्यूज यही है कि मतलब पोर्नोग्राफी में बहुत ज्यादा इसका यूज होने लगा है। ठीक है, ट्रस्ट को आपका डिग्रेड करने में मीडिया का, ठीक है, वारफेयर टैक्टिक्स में, कंट्रीज के बीच में वारफेयर टैक्टिक्स के में यूज होने लगा हेट स्पीच में। ठीक है, अगला आर्टिकल, लास्ट का आर्टिकल हमारा क्या है, हाइपर ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आजकल बहुत ही न्यूज में आ रहा है ये वर्ड। ठीक है, ये क्यों? अब यहाँ पे न्यूज में इसलिए है क्योंकि आप 2022 में आपने दो वार देखने को मिले होंगे आपको। दो वार कौन कौन से? एक तो रशिया और यूक्रेन का वार आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा वार आपको इकोनॉमिक वार देखने को मिल रहा है दो सुपर पावर्स के बीच में। कौन कौन सी सुपर पावर है? यूएस और चाइना है। अब इन दोनों ने जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है, जो एक कंसेप्ट है, इसको अंडरमाइन कर दिया, एक तरह से खत्म कर दिया, इसका कंसेप्ट को खत्म कर दिया। ये बोला गया है, ये दो वार जो चल रहे हैं 2022 में, दो वार जो चले हैं, इन दोनों ने हाइपर ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को खत्म कर दिया है। अब कंसेप्ट कैसे खत्म हुआ है, हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, मगर इससे पहले हम जाने इसके दो नाम पढ़ लेते हैं। एक तो नाम है एडम स्मिथ, ठीक है, दूसरा नाम है आपका डेविड डेविड रिकार्डो। ठीक है, ये दो बड़े नाम है, ये दो बड़े नामों ने थ्योरी दी है, इन्होंने बुक लिखी है। एडम स्मिथ ने, ये लेट 18th और 19th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इसके फीचर्स के बारे में वो लिखी है, मतलब बुक्स लिखी है। जो एडम स्मिथ की बुक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, और डेविड रिकार्डो की जो बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, इन्होंने दो बुक लिखी है, इन्होंने अपनी अपनी अलग बुक। अब एडम स्मिथ ने अपनी बुक में ये कहा है कि अगर कोई भी कंट्री, ठीक है, जैसे कि कोई भी कंट्री है, मैं एग्जांपल दूंगा, वो किसी कमोडिटी को बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम टाइम में, बेटर क्वालिटी में प्रमोट कर सको, बना सकती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो ये वो क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज में रहेगी। एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है, वो कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज में रहेगी। इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरबिया के पास तो ऑयल है, अब और किसी कंट्री के पास ऑयल है, कई कंट्री के पास ऑयल है, मगर मेनली हम सऊदी अरबिया अरबिया को ही ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के पास तो ऑयल नहीं है। अगर हम बात करें और किसी कंट्री की, ठीक है, जैसे कि हम मान लो तंजानिया की बात कर दे, तंजानिया के पास तो ऑयल नहीं है, अंगोला के पास तो ऑयल नहीं है, नाइजीरिया, ओ सॉरी, या आप साउथ सुडान की बात करते हो वहां तो ऑयल नहीं है, चाड की बात करते हो वहां तो ऑयल नहीं है, या आपका स्पेन है वहां तो ऑयल नहीं है। तो अब ये जो कंट्रीज है सऊदी अरबिया के कंपैरिजन में, तो ये तो डिसएडवांटेज पर रह गई। तो इसी को ही बोला जाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि वो चीज जो दूसरी कंट्री के पास नहीं है या है मगर आपसे बहुत ही कम है। अब जिस कंट्री के पास वो चीज कम है, वो तो उसे बहुत, वो उसे प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट पर बनाएगा ना। वो जिसके पास वो कम है, उसका तो कॉस्ट, वो जो बेचेगा उसे प्रोड्यूस करके, उसकी तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। मगर जिसके पास वो अबेंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में, वो तो उसे बहुत सस्ते दामों पे बेचेगा। जैसे रशिया है, आपका यूएई है, रशिया और आपका सऊदी अरबिया है, ये तो बहुत सस्ते दामों में बेचे क्योंकि उसके पास तो वो ज्यादा अधिकता में, एक्सेस में है, बहुत कम दाम में दूसरी कंपनी कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो इसी को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो यहाँ पे देखिए एडम स्मिथ क्या बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन बुक में, कि इफ ए कंट्री कैन सप्लाई अस विद ए कमोडिटी चीपर देन वी आवरसेल्फ कैन मेक इट। यानी कि कोई कंट्री, मान लो इंडिया की बात है, अब अब जो इंडिया जैसे कि ऑयल तो क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब मतलब कम दाम में, क्योंकि इसे दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ता है। क्योंकि हम जितने लीटर पे पर लीटर प्राइस जो होगा इंडिया का प्रोड्यूस करने में, वो उससे सस्ता तो हमें रशिया दे रहा है या और दूसरी कंट्री दे रही है। तो यही कारण बोला गया है यहाँ पे कि वो अच्छा है कि हम दूसरी कंट्री से ही खरीद ले। तो इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। डेविड रिकार्डो ये बोलते हैं अपनी बुक में कि कोई भी कंट्री जो एब्सोल्यूट एडवांटेजेस में है,
किसी चीज में, और दूसरी चीज में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज में है, यानी कि एब्सोल्यूट डिस, तो हमें कंपेरेटिव एडवांटेज ही देखना है कि कोई चीज आप बना रहे हो, जैसे बहुत सारी चीज नहीं बना रहे पर एक ही चीज आप बना रहे हो जो आप दूसरी कंट्री से सस्ती बना सकते हो, तो उन चीजों का भी आप क्या कर सकते हो, उन चीजों को भी आप खरीद सकते हो या ट्रेड कर सकते हो उसमें। तो यहाँ पे बोला ना, कंट्रीज कुड प्रोड्यूस इवन दोज थिंग्स इन विच दे हैड नो एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो वो कंट्रीज जिसमें उनको एब्सोल्यूट एडवांटेजेस नहीं है, उनको भी वो प्रोड्यूस कर सकती है, उसमें भी ट्रेड कर सकती है, इसको बोला जाता है कंपेरेटिव एडवांटेज। तो ये आपका थ्योरी हो गया डेविड रिकार्डो का। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब दो एज बोली गई है, एक तो आपकी फर्स्ट एज बोली गई, फर्स्ट गोल्डन एज बोली गई है, एक दूसरी गोल्डन एज बोली गई है। तो दूसरी गोल्डन एज के बाद जो 2022 का टाइम है उसमें हाइपर ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया है, तो ये बोला गया। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की बात, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई आप पढ़ सकते हो, कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो, इसे बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि सऊदी अरबिया है, वो ऑयल सप्लाई करता है, दूसरी कोलंबिया है, अब कोलंबिया तो कॉफी ग्रो कर रहा है, उसकी क्लाइमेट ऐसी है, मगर दूसरी कंट्री तो कॉफी, सऊदी अरबिया तो कॉफी ग्रो नहीं कर सकती, तो डिसएडवांटेज में रहेगी। अगर सऊदी अरबिया कॉफी ग्रो करता है, कॉफी नो डाउट वो ग्रो कर लेगा, मगर वो क्या है कि वो उतनी कॉस्ट पे ग्रो नहीं कर पाएगा जितनी कोलंबिया कर लेगा, तो कोलंबिया एब्सोल्यूट एडवांटेज पे हो गया, और सऊदी अरबिया एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज पे हो गया। तो सऊदी अरबिया अरबिया के लिए अच्छा है कि वो कॉफी को इंपोर्ट कर ले, और कोलंबिया के लिए अच्छा है वो तेल को इंपोर्ट कर ले। तो यही होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। तो जंबिया क्या करता है कि कॉपर माइंस है उसके पास, जबकि और दूसरी कंट्री के पास उतनी कॉपर माइन नहीं है, तो यहीं पे ये बात बोली गई है। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट फेज के बारे में जानते हैं। जो पहली फेज थी गोल्डन एज जो था वो ग्लोबलाइजेशन का था, जो कि 1870 से 1914 के बीच में, इसमें वर्ल्ड ट्रेड गुड्स में बढ़ा, गुड्स जो चीजें बन के बेची जाती थी, जिसका ट्रेड होता था, वो 9% से 16% हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो वो ये हो गया जीडीपी, वर्ल्ड का 16% का ट्रेड बोल रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। सेकंड गोल्डन एज जो ग्लोबलाइजेशन की आई, वो हाइपर ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे ग्लोबलाइज हाइपर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन बहुत हाई लेवल पर हुआ, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हुआ था मगर उतने लेवल पर नहीं था, पर ग्लोबलाइजेशन बहुत हाई लेवल पर हो गया, चीजें बहुत हाई लेवल पर बेची जाने लगी, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बढ़ गया बहुत ज्यादा डिफरेंट कंट्रीज में। तो 1990 से 2008 के बीच में ये ग्लोबल हाइपर ग्लोबलाइजेशन की एज थी, जो कि आपका जीडीपी वर्ल्ड ट्रेड का वो जो था, वर्ल्ड जीडीपी 15% से 25% हो गया। ठीक है, मगर क्या हुआ कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा किसने उठाया, चाइना ने उठाया। तो उसने इतना प्रोडक्शन किया, इसलिए चाइना जो है वर्ल्ड की बहुत बड़ी फैक्ट्री बन गया, मेगा ट्रेडर बन गया, तो इसका फायदा उठाया। तो इससे इसका वर्ल्ड का जो मर्चेंटाइज, वर्ल्ड ट्रेड मर्चेंटाइज बहुत बढ़ गया, 1% या 2% से 1990 से 11% पर पहुंच गया 2012 में, किसकी वजह, चाइना की वजह से। अब ये यहाँ दो वार हो गए, एक तो आपका रशिया और यूक्रेन का वार हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, यूएस और उसके बीच में, रशिया के बीच में, चाइना, सॉरी चाइना के बीच में क्या है, इकोनॉमिक वार चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ, हाइपर ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया। तो यही बात बोली गई कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन एंड हो गया, एंड ऑफ द इरा ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन इन 2022। तो ये बात बोली गई। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाता था, वो कंपेरेटिव एडवांटेज होता था, वो खत्म हो गया। हाइपर ग्लोबलाइजेशन का ये फायदा होता था, कंपेरेटिव एडवांटेज होता था, इंडियन सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ग्रांट दिए जाने होते थे, ग्रांट दिए जाते थे, अब ग्रांट दिए जाएंगे क्योंकि कंपनीज को अब जैसे हमें सेमीकंडक्टर लगाना है तो उसके लिए ग्रांट दिए जा रहे हैं, तो ये फायदा होता था हाइपर ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। डिस्कशन थोड़ी लंबी हो जाती है मगर एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।